आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के तात्कालिक विद्युत क्षेत्र E को निम्नलिखित व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ पे E बराबर दिया गया है विद्युत क्षेत्र 3.1 न्यूटन प्रति कूलाम, कॉस 1.8 रेडियन प्रति मीटर, y धन 5.4 × 10⁸ रेडियन प्रति सेकेंड गुणित t, और यहाँ पे आई कैप प्रदर्शित है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करें, दूसरा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें, तीसरा आवृत्ति ज्ञात करें, चौथा बोल रहा है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र B0 का आयाम ज्ञात करें। ठीक है, और तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक दें बोल के। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, एक एक करके। और उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेते हैं और चित्र भी देखेंगे। ठीक है, तो ये E बराबर हो जाएगा 3.1 न्यूटन प्रति कूलाम हमको दिया गया है। ठीक है, गुणित कॉस यहाँ पे दिया गया है हम लोग को 1.8 रेडियन प्रति मीटर, गुणित y धन हमको दिया गया है 5.4 × 10⁸ रेडियन प्रति सेकंड गुणित t, और ये पूरा हमारा किस में है, आई कैप में संचरित हो रहा है बोल के बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके आधार पे अब चित्र देख लेते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये आई कैप का मतलब क्या होता है कि यह एक्स अक्ष में है। ठीक है, यानी कि हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र है वो किसमें है, एक्स अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस नीले वाले को देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, यह एक्स अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहा है और इसका अधिकतम मान जो होगा वो E0 होगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे मान दे दिया गया है। और अगर हम लोग देखें कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है किस अक्ष में है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र हम लोग इस लाल वाले को बोल देते हैं, तो ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो ये क्या हो रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश इस तरह से कंपन कर रहा है ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम आयाम हो जाएगा। ठीक है, और ये तरंग एक दूसरे के दोनों के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। ठीक है, तथा इनकी वेग की दिशा जो है वो इस दिशा में है C। ठीक है, जो कि जेड अक्ष के अनुदिश होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग को देखिए इस जो हम लोग को समीकरण दिया है इसको हम लोग मानक समीकरण से अगर तुलना करें तो हमारे पास हो जाएगा E बराबर ये होता है E0 कॉस, ये हो जाएगा K y धन ओमेगा t हो जाएगा। ठीक है, और गुणित आई कैप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मानक समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मानक समीकरण में अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे E0 का जो मान मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3.1 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और अगर हम लोग K का मान देखें जो कि इस तरंग संचरण के अनुदिश है, ठीक है, वो हमें दर्शा रहा है 1.8 रेडियन प्रति मीटर में। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे ओमेगा का मान देखें जो कि कोणीय आवृत्ति है, ठीक है, उसका मान दिया गया है 5.4 × 10⁸ रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब इस आधार पे हम लोग अपने ए हिस्से पे आते हैं। ठीक है, तो ए हिस्से में हमको यहाँ पे जो बोला गया है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए हिस्से में हमको बोला जा रहा है कि तरंग संचरण की दिशा क्या है, तो हम लोग देख लें तो तरंग जो है ये दोनों जो एक साथ तरंग संचरित हो रहे हैं। ठीक है, ये जो हमें समीकरण दिया गया है ये तरंग जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है जो हमें समीकरण दिया गया है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा वो क्या है, वाई अक्ष के अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, हमारा क्या चुंबकीय, और हमारा जो पूरा तरंग है जो एक दूसरे के तलों के लंबवत लोग कंपन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा जेड अक्ष में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए का मान देख लिया। अब हम लोग अपने बी हिस्से को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो बी हिस्से में हमसे बोला जा रहा है प्रश्न में कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें बोल के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर लेते हैं। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, कोणीय आवृत्ति का मान पता है। ठीक है, ओमेगा का बराबर कितना होता है, 2 पाई f होता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से देखें जो f होता है वो हमारा क्या हो जाता है, आवृत्ति जो होती है वो हमारे प्रकाश के चाल के वेग तथा c बटे
ये हमारा लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। और लैम्डा तरंग दैर्ध्य, तो हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा, c बटा आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस मान को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये क्या है, f का मान है, तो f के मान को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। तो f के मान को अगर हम लोग वहाँ पे रखेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई, ये वाला मान रखेंगे c बटा लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान होता है 3.14 गुणित c जो है प्रकाश का वेग है, इसका मान होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, निर्वात में। और ओमेगा का मान हम लोगों ने यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है 5.4 गुणित 10⁸ रेडियन प्रति सेकंड। तो इसको रख लेते हैं हम लोग 5.4 गुणित 10⁸, ठीक है। तो देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हम लोग 5.4 से इसको पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणित 3.14 करके 5.4 से कटा देंगे तो हमें इसका जो मान मिलेगा वो लगभग मिल जाएगा 3.5 मीटर के बराबर मिलेगा। अर्थात हमारा तरंग दैर्ध्य कितना हो गया, 3 दैर्ध्य का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सी पे। सी में बोल रहा है कि आवृत्ति ज्ञात करनी है, एफ का मान, ठीक है। तो हम लोग आवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले हमने देखा था ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ठीक है। कोणीय आवृत्ति बराबर है और हमें आवृत्ति निकालना है, तो हम लोग 2 पाई को इधर पक्षांतर कर देंगे तो एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा बटा 2 पाई, ठीक है। और ओमेगा का मान हम लोग को पता है, तो आवृत्ति हो 4 गुणित 10⁸ रेडियन प्रति सेकेंड है, ठीक है, प्रश्न में दिया है हमको। और ये हो जाएगा 2 गुणित 3.14 जब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा आवृत्ति बराबर लगभग इसका मान जो प्राप्त होगा 86 गुणित 10⁶ हर्ट्ज हमको मिलेगा, ठीक है। और ये 10⁶ हर्ट्ज क्या होता है, मेगा को प्रदर्शित करता है हमारे पास, अर्थात इसकी आवृत्ति एफ बराबर हो जाएगी 86 मेगा हर्ट्ज के बराबर हमको मान प्राप्त होगा। अब हम लोग डी पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग को सी का मान मिल गया। डी पे बोला जा रहा है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का आयाम v0 ज्ञात करना है, अर्थात हमें इसके इस अधिकतम मान को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है, उनमें जो विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल c वेग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे b0 का मान निकाल लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास b0 बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे c, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का आयाम हमें प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे 3.1 न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.1 बटे और इसका मान होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमें जो b0 का मान मिलेगा, इसका मान हमें लगभग प्राप्त होगा 1.03 गुणित 10⁻8 टेस्ला के बराबर हमको प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा है इससे कट जाएगा 3 जो है, और ये 10⁸ है वो ऊपर जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान जो है वो प्राप्त कर लिया है 1.03 गुणित 10⁸8 टेस्ला। अब हम लोग अपने ई बिंदु पे आते हैं, ठीक है। तो ई बिंदु पे हमें बोला जा रहा है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखें बोल के, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का व्यंजक देखा था, उसी तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र का भी व्यंजक देख लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान इस तरह से लंबवत तलों में गति कर रहे हैं और दोनों का जो तरंग संचरण है समान है, ठीक है। अर्थात जैसा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, जैसा हमारा विद्युत क्षेत्र उसी की तरह चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे हमने इसके लिए मानक समीकरण लिखा था उसी तरह से हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखेंगे। तो b बराबर हो जाएगा हमारे पास b0 cos, ये हमारे पास हो जाएगा ky धन, क्योंकि ये भी हमारा उसी के ही तरह है, ठीक है, ओमेगा t, ठीक है। अगर हम लोग इसे देखें तो हमारे पास जो b का मान आएगा हो जाएगा, b0 का मान हम लोग निकाल लिए 1.03 गुणित 10⁸8 टेस्ला, ठीक है। ये हमारा गुणित हो जाएगा कॉस, और k का मान हम लोग को प्रश्न में दिया गया है कितना है, 1.8 रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है, सॉरी प्रति मीटर हमको दिया गया है यहाँ पे प्रश्न में। ये देख लीजिए रेडियन प्रति मीटर, ठीक है, जैसे समीकरण दिया था। तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, गुणित हो जाएगा y के धन यहाँ पे हो जाएगा 5.4 गुणित 10⁸8 रेडियन प्रति सेकेंड हमको दिया गया है, ठीक है। गुणित ये हो जाएगा हमारा t के,
और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र था वो किधर था, y की दिशा में संचरित हो रहा था, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, y को हम लोग k कैप, तो हम लोग इसको k कैप से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी हम लोग को व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, जैसा हमको प्रश्न में पूछा गया था। और देखिए इसके तरंग संचरण की दिशा y अक्ष में है, अर्थात हमारा पूरा तरंग संचरण जो है c जो है वो इन दोनों तलों के, यानी कि हमारा ई विद्युत क्षेत्र और बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष में होगा। ठीक है, सी की वेग जो होगी, जिसको हम लोगों ने बोल दिया था कि यह जेट की दिशा में होगा। और इस तरह से हमने बी नॉट का भी मान जो है वो ज्ञात किया और हमारे पास यहाँ पे आवृत्ति भी प्राप्त हुई हम लोग को। ठीक है, 86 मेगाहर्ट्ज। और हम लोगों ने यहाँ पे तरंग भी निकाला इसका जो है 3.5 मेगाहर्ट्ज। और ये हमारा जो हो गया, देखिए ये जो प्रकाश का इन लोग का जो वेग होगा प्रकाश के चाल की दिशा में होगा। ठीक है, इस तरह से जेड अक्ष में हमको प्राप्त होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।